हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल द साइंस मित्रा यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त विष्णु शर्मा और एक बार फिर मैं आपके लिए लाया हूं सेकेंड ग्रेड के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में आज नया चैप्टर जिसमें हम बात करने वाले हैं 11 साल के पीवाईक्यूज के बारे में। साथ ही साथ उन पीवाईक्यूज को केवल हम सॉल्व ही नहीं करेंगे, उनसे रिलेटेड टॉपिक्स जो है उन पर डिस्कस करेंगे, फॉर्मूलाज पर डिस्कस करेंगे, उनके कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ में ट्रिक्स पर डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास हमेशा की तरह होने वाली है मज़ेदार, शानदार और धुआंधार। तो लास्ट तक बने रहिएगा और यदि क्लास अच्छी लगे, मज़ा आए, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए, फिजिक्स आपको आसान लगने लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और साथ ही साथ में अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। चलिए, संभव है कि आज की क्लास में हम दो चैप्टर एक साथ कवरअप करने वाले हैं। उसकी वजह यह है कि दोनों ही चैप्टर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए तो आज की जो क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे गति के नियम के बारे में। गति के नियम वाला चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे बल के बारे में। टोटल ये चैप्टर आपको पता होगा फोर्स पर डिपेंड करता है, बल पर डिपेंड करता है, मतलब पूरा वो जो चैप्टर बल पर बेस्ड है ना। उसी तरीके से इसी फोर्स को हम थोड़ा सा आगे पढ़े तो हम पढ़ेंगे वर्क के बारे में, एनर्जी के बारे में एंड पावर के बारे में। तो दोनों ही चैप्टर एक दूसरे पर बेस्ड है, दोनों ही चैप्टर एक दूसरे से रिलेटिव है। इसलिए हमने दोनों चैप्टर को एक साथ यहाँ पर कंबाइनली बात करने वाले हैं हम। साथ ही साथ में इनके कॉन्सेप्ट है, उनमें भी जो भी रिलेशन है, एक कॉन्सेप्ट से दूसरा कॉन्सेप्ट किस तरीके से बन रहा है, किस तरीके से एक कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, ये भी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं आज की क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए देखिए, देखो क्या कह रखा है। एक कण की स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात कर रखी है। तो एक कण की स्थितिज ऊर्जा मुझे यहां पर दी हुई है। स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अगले ने हमें एक फॉर्मूला दिया है। तो हमें दे रखा है अगले ने U इक्वस टू, मैं लिख देता हूं A माइनस बी एक्स स्क्वायर, एक समीकरण के रूप में दे रखा है इसने, है ना, जहां पर x जो है वो विस्थापन है, x जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। कण पर कार्य करने वाले बल का परिमाण चाहिए हमें, यानी हमें फोर्स चाहिए। हमें अगले ने पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, स्थितिज ऊर्जा दे रखी है, और चाहिए क्या, फोर्स चाहिए। अब देखो, सबसे पहले मैं स्थितिज ऊर्जा के बारे में कुछ चीजें आपको बता देता हूं। देखिए, आप सबने वर्क पढ़ा होगा, वर्क कार्य। वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो दो टाइप से बनता है। यदि आपका फोर्स फिक्स है, मैं यहां पे लिख के देता हूं आपको, यदि फोर्स की वैल्यू F जो है वो कांस्टेंट है, यानी फिक्स है, ठीक है, नियत है, तो फोर्स का फॉर्मूला हो जाता है बल इंटू विस्थापन। ये आपका कार्य का फॉर्मूला हो गया, सॉरी, कार्य का फॉर्मूला हो जाता है बल इंटू विस्थापन। लेकिन यदि आपका फोर्स जो है वो वेरिएबल है, फोर्स क्या है, वेरिएबल, यानी परिवर्ती बल है, बल का मान बार बार बदल रहा है, हर स्टेप पर फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है, तो यही जो आपका कार्य का फॉर्मूला है उसको हम लिखते कैसे हैं, पहले लिखेंगे एक एक स्टेप के लिए लिखेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे बल, और हमने एक स्टेप के लिए लिख दिया dr, छोटी सी डिस्टेंस ले ली, दूरी ले ली, तो F डॉट dr हो गया, ठीक है। अभी मैं आपको एक चीज समझा देता हूं। चूंकि हम हर स्टेप पे फोर्स का मान चेंज होता हुआ देखेंगे तो हर बार कार्य का मान भी बदलेगा। भाई मान लो किसी स्टेप पर बल का मान 1 है और आप 1 मीटर चलते हो, तो आप लिखेंगे 1 इंटू 1 1, बट आगे बढ़ते ही आपका फोर्स डबल हो गया, मान लो 2 हो गया, और स्टेप जो है वो 1 मीटर ही है, तो अब की बार कार्य का मान हो गया 2, और फिर मान लो अगला बार फोर्स बदल गया, वो हो गया 3, और स्टेप आपकी अभी भी 1 मीटर की है, तो ये हो गया 3। इस तरीके से बल बदलता जा रहा है। यदि आपके पास स्टेप फिक्स हो, कितनी स्टेप चलना है, कितनी दूरी तय करनी है, कितनी बार आप काम करेंगे, तो आप बल और विस्थापन निकालते रहिए और उसको जोड़ दीजिए, तो आप सिग्मा यूज करेंगे। लेकिन जब स्टेप पता नहीं हो, मतलब आपको चलना है और आपको थोड़ी थोड़ी दूर चलना है, कितनी बार ये कंफर्म ना हो, मतलब खूब बार चलना है, तो उस कंडीशन में हम ये जो समेशन है ना भाई, सिग्मा, जिसको जोड़ के रूप में काम में लेते हैं, ये यूज नहीं करते, फिजिक्स में यूज करते हैं समाकलन का चेन। क्या यूज करते हैं, समाकलन का चेन। तो परिवर्ती बल के केस में
एफ का फॉर्मूला आएगा समाकलन एफ डॉट डी आर। ठीक है, चलिए देखो मैं इसको मिटा देता हूं। अभी ध्यान से देखना, मैं आपको जो बताता जा रहा हूं क्लियर है। वर्क का फॉर्मूला आ गया। अच्छा, सदिश रूप में लिखना हो तो कैसे लिखे, तो यहां पर सदिश लगा दिया जाता है इस तरीके से, ये देखिए। ठीक है, अच्छा मैं एक चीज बताता हूं, ये सीन ऐसा बन क्यों रहा है वर्क में, ये क्या सिस्टम ऐसा, मतलब बल इंटू विस्थापन कहां से है। देखो जब हम छोटी क्लास में पढ़ते हैं ना भाई, तो ऐसे कहा जाता है कि मान लो आपके पास एक डब्बा है और ये एक अंकल है और इस भैया ने इसको धक्का दिया। ठीक है, इस भैया ने इसको धक्का दिया एफ फोर्स लगाकर, तो ये चला भी आगे की तरफ खिसक गया। तो कार्य का फॉर्मूला आ गया बल इंटू विस्थापन। लेकिन सपोज करो आपके पास ये डब्बा है और अब की बार ये छोटे अंकल है जो इस पर फोर्स लगा रहे, अब ये नीचे से लगा रहे, तो इनके द्वारा लगाया गया बल कुछ इस साइड है और ये थोड़ा आगे की ओर खिसक गया है। कहां खिसक गया है, आगे की ओर। तो कहा यह जाता है भाई, देखो पहले वाले केस में मैंने बताया नहीं, लेकिन फिर भी आपको समझना पड़ेगा डायग्राम से, आप नहीं समझ रहे मैं दोबारा कह रहा हूं। पहले वाले केस में क्या हो रहा था भाई, आदमी बल लगा रहा था आगे की तरफ और डब्बा भी खिसक रहा था आगे की तरफ, तो कार्य बराबर हो गया बल इंटू विस्थापन। ये छोटी क्लास में पढ़ाया जाता है, बट शर्त यह है कि बल और विस्थापन सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। बल और विस्थापन सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, जिधर आप धक्का लगाओ डब्बा उधर ही खिसकना चाहिए। समझ में है, तो आप कार्य का फॉर्मूला बल इंटू विस्थापन लिख देंगे ऐसे। लेकिन आप यहां पर समझिए जो मैं यहां पे बताना चाह रहा हूं, यहां पर बल और विस्थापन अलग अलग डायरेक्शन में है। डब्बा बड़ा है, आदमी नीचे से धक्का दे रहा है, तो कॉर्नर में धक्का देने की वजह से ऊपर के साइड बल लग रहा है भाई, और विस्थापन सामने की ओर हो रहा है, डब्बा आगे खिसक गया और इनके बीच में बन गया कोण थीटा। अब कार्य कैसे निकाले, क्योंकि बल और विस्थापन सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जो है वो सेम होना चाहिए। अब क्या करें, तो फोर्स को आप उनके कंपोनेंट्स में डिवाइड करो। जो भी लाइन किसी दूसरे लाइन के साथ थीटा बनाती है, जैसे फोर्स है इसके साथ थीटा बना रहा है, तो एफ की वैल्यू थीटा वाले के साथ बन जाएगी एफ कॉस थीटा। ये मैं बता चुका हूं पहले। ठीक है, तो एफ जो है वो डी लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो एफ की जो वैल्यू है वो डी के डायरेक्शन में हो जाएगी एफ कॉस थीटा। अब फोर्स हो गया एफ कॉस थीटा, जिसकी वजह से आगे जा रहा है, एफ की वजह से नहीं जा रहा भाई। एफ के एक कंपोनेंट होगा एफ कॉस थीटा और एक इसके परपेंडिकुलर एफ कॉस थीटा के लंबवत निकलेगा जो कि होगा एफ साइन थीटा। यानी ये जो छोटू उस्ताद है ना, वो एक साथ दो डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, इसको आगे भी ले जाना चाह रहे, इसको ऊपर भी उठाना चाह रहे, बट ये ऊपर ना खिसकने की बजाय ये आगे खिसक गया। तो कार्य बराबर हो जाएगा बल इंटू विस्थापन। विस्थापन किधर है भाई, सामने के डायरेक्शन में है, और सामने के डायरेक्शन में बल है आपका एफ कॉस थीटा, तो फॉर्मूला हो गया एफ कॉस थीटा इंटू डी। यदि मैं इनको एक साथ लिखूं तो ये कैसे बनेगा, एफ डी कॉस थीटा। ये मेरे वर्क का फॉर्मूला है। अब आपको मैंने एक चीज पढ़ाई होगी, आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो हमारे प्रीवियस क्लासेस देखिए, उनमें मैंने एक डॉट भी आपको पढ़ा रखा है, स्केलर प्रोडक्ट अदिश गुणनफल बोलते हैं, उसमें डॉट प्रोडक्ट आता है, और डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी को आप लिख सकते हो ए बी कॉस थीटा। तो उसी प्रकार से इस डब्ल्यू को मैं लिख सकता हूं डब्ल्यू बराबर एफ डी। मैं इसको समेट रहा हूं भाई, और दोनों सदिश राशियां है तो मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा, तो ये बन जाएगा एफ डॉट डी वेक्टर फॉर्म में। आगे मेरी बात समझ में, ये कार्य का सीन है। अभी इसी को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूं, ध्यान से समझना, मजा आएगा इसको पढ़ने में। ठीक है, कार्य इतना समझ में आया, यही है असली चीज। अब देखो कार्य जो है ना भाई, वो अलग अलग एनर्जी के रूप में सेव होता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि बल आपका संरक्षी बल हो। अब ये संरक्षी बल कौन से होते हैं, देखो मैं आपको बलों के बारे में बता देता हूं। बल दो टाइप के होते हैं, एक होता है संरक्षी, ज्यादा नहीं बताऊंगा, डीपली समझ लीजिए बस। एक होता है असंरक्षी, जिनमें ऊर्जा की हानि हो, इनमें हमेशा एनर्जी का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। एनर्जी का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। और इनमें एनर्जी का लॉस नहीं होता, इनमें एनर्जी फिक्स रहती है, एनर्जी कांस्टेंट रहती है। अब कांस्टेंट रहेगी तो आप वर्क करेंगे तो एनर्जी कन्वर्ट जरूर होगी। मान लो आदमी खड़ा है, उसके पास एनर्जी है, खड़े आदमी के पास जो होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, यानी स्थितिज ऊर्जा होती है, बट आप धक्का दोगे तो आगे चलेगा, तो एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है। और इस केस में वर्क जो है वो दो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, या तो काइनेटिक या पोटेंशियल, या तो गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा। के फॉर काइनेटिक यानी गतिज ऊर्जा, और यू फॉर पोटेंशियल यानी स्थितिज ऊर्जा। या फिर हो सकता है इन दोनों में ही कन्वर्ट हो जाए, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। आई मेरी बात समझ में, क्लियर है? इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अभी मेन चीज की बात करते हैं जो हमारे सवाल के ऊपर डिपेंड है। मैं
वर्क जो है यहाँ पे पीछे, मैं थोड़ा सा इसको नीचे लेता हूँ, देखो ध्यान से देखो सवाल क्या कहना चाह रहा है। हमें स्थितिज ऊर्जा दी हुई है भाई, क्या दी हुई है? स्थितिज ऊर्जा, और बल पूछा है, बट बल और कार्य निकाला जाता है बल से। तो कहना ये चाह रहा हूं मैं, आपको पता होना चाहिए कि कार्य ही कन्वर्ट होता जा रहा है एनर्जी में। अब देखो मैं थोड़ा सा आगे ले लेता हूं, इसको ऊपर ले लेता हूं। अब ध्यान से देखना, थोड़ा सा ऊपर ले लूंगा। अब देखिए, अब देखो, ये जो स्थितिज ऊर्जा है ना भाई, इसका रूल ये कहता है कि बल जो है ना, मतलब कार्य जो है ना, वही स्थितिज ऊर्जा बनेगा। कार्य जो है वही क्या बनेगा? स्थितिज ऊर्जा। लेकिन बात ये होती है कि जो कार्य होगा ना, वो किससे द्वारा क्या हो गया? संरक्षी बल से करना पड़ेगा आपको। और ये कहा जाता है कि संरक्षी बल से किया गया कार्य का माइनस मान स्थितिज ऊर्जा बनता है। यानी कार्य निकालिए, उसका माइनस कर दीजिए, तो आपके पास में यू निकल के आ जाता है, यानी स्थितिज ऊर्जा निकल के आ जाता है। मेरी बात समझ में आई? अब देखो अपने कार्य क्या पड़ा था, तो अब मुझे जो यू दे रखा है वो एक समीकरण के रूप में दे रखा है। तो देखो यहां पर W की जगह मैं लिखूंगा F.dr, और यहां पर लिखूंगा मैं U। भाई कार्य का माइनस, तो माइनस मैंने यहां लिख दिया, F.dr लिख दिया। बस बात इतना समझना, ये जो F है वो ये संरक्षी बल है भाई, जो ऊर्जा की हानि नहीं करते। असंरक्षी बलों का यहां पर कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा में आता है, बट एनर्जी लॉस भी आता है साथ में। ठीक है, अब हम जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, वो संरक्षी बलों के बारे में पढ़ रहे हैं। असंरक्षी बल होते हैं जो ऊर्जा हानि वाले होते हैं, जैसे घर्षण बल। कौन सा बल? घर्षण बल। तो जब घर्षण बल आएगा तब पढ़ेंगे। जनरली हम जो पढ़ रहे हैं वो संरक्षी बलों के बारे में पढ़ रहे हैं। अब देखो, तो जब यहां से समाकलन का चिन्ह हटाऊंगा, पहले मैं ये माइनस हटाता हूं, तो ये माइनस में ले आता हूं इधर, समाकलन का चिन्ह हटाता हूं, तो यहाँ पे आएगा डी यू, और यहाँ पर हो जाएगा F.dr। इधर समाकलन का चिन्ह हटाया तो इधर अवकलन आ गया। ठीक है, यानी इंटीग्रेशन हटाया तो डिफ्रेंशिएशन आ गया। F की वैल्यू क्या हो गई? माइनस du/dr। अब देखो बात आपको समझ में आई होगी। तो फोर्स और स्थितिज ऊर्जा के बीच का संबंध ये होता है, F बराबर होता है माइनस du/dr। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है भाई कि u का अवकलन कर दीजिए r के साथ में। ठीक है, माइनस लगाकर u का अवकलन कर दीजिए, u का डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए माइनस लगाकर, तो आपके पास में फोर्स निकल कर आएगा। मेरी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? आ गई होगी इतनी। ठीक है, अब देखो शायद मेरे पास थोड़ी जगह कम है, तो मैं इसको आपको वापस, इतना समझ में आया होगा, मैं थोड़ा ऊपर से ले लेता हूँ इसको। ठीक है, ठीक है, अभी इसको मिटा देता हूँ इधर का मैटर, ये जो भी है थोड़ा सा, इतना समझ में आया होगा आपको। ठीक, अब देखो, अब ये अपन ने निकाला भाई F जो होता है ना, वो क्या होता है? माइनस du/dr, माइनस d/dr में यहां लिख देता हूं, u की वैल्यू लिख देता हूं, और u की वैल्यू देखो भाई यहां पर है मेरे पास, और u की वैल्यू मेरे पास क्या है? a माइनस bx², यही है, F बराबर माइनस। अब देखो, आप ध्यान से देखेंगे तो x की वैल्यू दे रखी मुझे, जो भी मान दे रखा हो, किसमें दे रखा है? x में। तो मैं dr की जगह x यूज करूंगा। आप r भी यूज कर सकते हैं, r दे रखा हो तो r, x दे रखा हो तो x, y दे रखा हो तो y। ठीक है, चलिए, a यहां पर अकेला है, और अकेले का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। जिसके साथ देखो x के साथ करना है, यहां x है ही नहीं, तो डायरेक्ट 0 लिख दो, ये लिख दिया। अभी b को b लिखो, यहां पर पावर कितनी है? 2 पावर है। पावर का सिस्टम ये है कि आप पावर को आगे उतारिए, 2 पावर है तो आगे उतारिए, और 1 पावर कम कर दीजिए, तो 2 में से 1 कम कर दो, तो 2x1। रूल ये कहता है, ठीक है, फॉर्मूला में लिख देता हूं, x की पावर n का यदि आपको अवकलन कर रहा है x के साथ में, तो आप क्या लिखेंगे? पावर को आगे लिखेंगे और 1 पावर कम कर देंगे। ठीक है, तो देखो 2 पावर थी, मैंने यहाँ पे 2 लिखा, मैं एक बार और लिख देता हूँ, 2 लिख दिया, यहाँ लिख दिया 2 - 1, 2 में से 1 गई तो बच गई 1, यानी 2x बच गया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2x। F बराबर माइनस, यहाँ पर मेरे पास बचा 2bx, भाई 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है ना, वो भी माइनस का, और F बराबर हो गया 2bx। ये लीजिए। अब अगला समानुपाती पूछ रहा है मुझसे, तो b यहां पर कांस्टेंट है, 2 यहां पर कांस्टेंट है, यानी आप देखो f और x का बीच का रिलेशन है f समानुपाती x। f जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? x के। ठीक है, तो देखिए यहां पर मेरे को ऑप्शन ढूंढना है, तो ऑप्शन 4 मेरा करेक्ट आंसर है। क्लियर? समझ में आया होगा। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए आपको इतना सब कुछ आना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, इसलिए थोड़ा ईयर्स को आगे पीछे कर दिया क्योंकि सेम क्वेश्चन लाना था मुझे ताकि आपको फॉर्मूला लगाना आ जाए। अभी देखो, एक संरक्षी बल दे रखा है, अगले ने पहले कह रखा है, और मैंने आपको कहा था स्थितिज ऊर्जा में संरक्षी बल आता है, गतिज ऊर्जा में भी आता है। अच्छा, गतिज ऊर्जा में जो होता है वो असंरक्षी बल भी होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी होता है, लेकिन उनमें एनर्जी लॉस साथ में दिया जाता है। अब देखो, यदि स्थितिज ऊर्जा शून्य है, मुझे प्रारंभिक स्थिति दे रखी है आर नॉट, तो स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक निकालो। सवाल में शायद थोड़ी सी मिस्टेक है, मतलब अंतिम स्थिति आर दे रखी है और प्रारंभिक स्थिति मुझे आर नॉट दे रखी है, और फोर्स मुझे ये दे रखा है, ये दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, मुझे स्थितिज ऊर्जा थी, अभी अपन ने निकाला था भाई। अभी कैसे निकाला था? हमने लिखा था कि जो कार्य होता है उसका माइनस बराबर स्थितिज ऊर्जा होता है ना, ये था ना। अब देखो, माइनस हमने इसको लिखा था एफ डॉट डी आर बराबर यू, ये था ना, माइनस। अब देखो, एफ की वैल्यू यहां पर दे रखी है, वो लिखेंगे हम लिखेंगे के अपॉन आर डी आर। अब मुझे लिमिट भी लगानी है। सवाल को जब मैंने इसको अंग्रेजी में देखा तो सवाल ये था, प्रारंभिक स्थिति आर नोट थी, अंतिम स्थिति आर है। ऑप्शन में भी ऐसे दे रखा है, तो मैं यहाँ पे प्रारंभिक स्थिति को लिख देता हूँ आर नोट, अंतिम स्थिति को लिख देता हूँ आर। ठीक है, अब देखो सॉल्व करना है। के यहाँ पर कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लो, मेरे पास बचा 1 अपॉन आर डी आर, और यहां पर आ गया यू माइनस के। लिमिट में बाद में लगाऊंगा यार, ठीक है, ताकि आपको एक जगह बता दूं। ये लिमिट में यहां लिख दिया ना, बस आप समझ जाना। आर की पावर -1 डी आर, आर को मैं ऊपर ले गया तो -1 पावर हो गई। अब ध्यान से देखना, माइनस का के, इंटीग्रेशन का रूल ये कहता है, इंटीग्रेशन का रूल लिख के देता हूं मैं, एक्स की पावर n dx। समाकलन करना है तो क्या करते हैं, एक्स का एक्स के साथ ही करना है। तो आप एक काम करिए, एक्स का एक्स के साथ करना है, यहां लिख देता हूं मैं, एक बार इसको मिटा देता हूं ना यार, एक्स की पावर n dx। तो आप एक काम करिए, जितनी आपकी पावर उसमें एक जोड़ दीजिए और उतनी ही नीचे लिख दीजिए। जितनी आपके पास पावर है उसमें एक जोड़ दीजिए और नीचे भी उतनी लिख दीजिए। ठीक है, जैसे सपोज करो एग्जांपल ले लेता हूं, एक्स की पावर 2 का करना है, तो पावर 2 है, एक जोड़ दीजिए और नीचे भी इतनी लिख दीजिए। तो कितने आंसर हो गए, x3/3। बस यहां भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन करें। चलिए, x की पावर में एक जोड़ना है हमें, और सॉरी, हम इंटीग्रेशन ही गलत कर रहे हैं, मैं बताता हूं कैसे। इसको मैं ऐसे ले लेता हूं 1/r में। 1/r का इंटीग्रेशन log x होता है, सीधा सीधा क्या होता है, log x। log x को कई लोग ln x भी लिखते हैं ऐसे। ठीक है, अब हमारा चूंकि r है, मैं यहां फॉर्मूला आपको लिख के देता हूं। 1/x का इंटीग्रेशन हमेशा होता है log x। log बेस ई आता है, ई बेस पर। कई लोग ln x भी लिखते हैं। ठीक है, हम log लिख लेते हैं क्योंकि हमारा ऑप्शन log के रूप में, तो हम लिखेंगे log ई आर, आर के साथ है ना भाई। और इनिशियल यहां पर लिख दूंगा प्रारंभिक मान, अंतिम मान यहां लिख दूंगा, बराबर में u माइनस के बराबर, लिमिट रखता हूं। लिमिट में आपको क्या करना है, 2 बार लिखना है इसको, log r बराबर में u। मैं यहां पे थोड़ा सा यार जगह कम है, चलो u का मान निकाले ना, समझ गए होंगे आप। ठीक है, देखो तो इधर ले लेता हूं। ठीक है, देखो पहले प्रारंभिक मान रखना पड़ेगा, प्रारंभिक मान आर नोट, और यहां पर लिखना पड़ेगा अंतिम मान, लिख दिया पे। अब देखो मैं यहां लिख रहा हूं माइनस का के। सबसे पहले अंतिम लिमिट रखी जाती है ये वाली, ये जो आर है ना, यहां पे देखो आर, तो मैं यहां पर मेरे आर की जगह आर ही लिखूंगा। बट दूसरी बार भी आर है, उसकी जगह मुझे आर नोट लिखना पड़ेगा। जिसका तुमने इंटीग्रेशन किया है उसकी जगह लिमिट लिखनी होती है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं आर नोट। लोग का रूल ये कहता है कि जब भी 2 लोग माइनस में है, 2 लोग माइनस में, जैसे आपके पास है लोग ए माइनस लोग बी, तो आप इसे लिख सकते हैं लोग ए बटा बी, ये रूल कहता है। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, लोग आर अपॉन आर नोट, बटे में लिखा जाएगा, और ये यू हो गया, और ये आपकी स्थितिज ऊर्जा निकल गई यहां से। अब ये ऑप्शन जहां भी मैच कर रहा है वही आपका आंसर है। आई मेरी बात समझे? चलिए देखते हैं कहां पर मैच कर रहा है। माइनस का के है, लोग है, आर है, आर नोट है, तो ये तो आर है, इसमें भी नहीं आएगा।
इसमें आर स्क्वायर आ गया, तो इधर भी चांस नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन ये है थर्ड। थोड़ा सा देखो ऑप्शन में मिस्टेक दे रखी है इन्होंने, आप चाहो तो आगे पीछे भी लिख सकते हो। कैसे? ये जो मिस्टेक नहीं दे रखी समझने का, फिर ये माइनस है, इसे आप अंदर गुणा कर दो, अंदर अंदर गुणा करके देखते हैं। जैसे माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाली स्टेप को लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। ये जो ये तो हो जाएगा माइनस का, मतलब देखो इस माइनस को मैं अंदर ले जाता हूं, तो ये तो हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का। तो आगे पीछे लिख देता हूं आर नोट लोग ई पर आर, तो ये हो जाएगा के, लोग को बाहर ले लो और ये बन जाएगा माइनस वाला डिवाइड में से हो जाएगा। यानी माइनस अंदर मल्टीप्लाई करोगे, ये प्लस करोगे तो इधर साइन चेंज हो जाएंगे, आर नोट ऊपर आ जाएगा और आर नीचे आ जाएगा, ये होगा। तो ये ऑप्शन हमारा 3 है। इसमें ये डी जो है वो गलत लिख रखा है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आया? चलिए अगला सवाल देखते हैं। आज की क्लास थोड़ी लंबी जा रही है भाई, तो थोड़ा थोड़ा करके अपन एडजस्ट करेंगे। देखो अब हमारे पास है संवेग, हमें एक मोमेंटम दिया हुआ है इस फॉर्म में, ये लिख रखा, और हमें t बराबर 0 पर बल पूछा गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बल के बारे में कहा जाता है, गति का दूसरा नियम है न्यूटन का, ये कहता है कि यदि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन हो जाए, यानी मोमेंटम बदल जाए समय के साथ, तो dp अपॉन dt हमेशा बल होता है। ठीक है, अब देखिए मुझे है ना जो p दे रखा है वो ये दे रखा है e की पावर t प्लस टी स्क्वायर प्लस 20, ये दे रखा है मुझे, और मुझे बल चाहिए। अब मुझे कहने का मतलब है मुझे अवकलन करना है। तो देखो अवकलन के लिए क्या रूल है, वही अभी मैंने बताया था वैसे ही। पावर जो होती है ना, पावर जैसे डी अपॉन डी एक्स है, एक्स की पावर है ना, तो पावर को आगे उतार लो और एक पावर कम कर दो, यही रूल है इसका, बस और कुछ नहीं करना। अब देखो यहाँ पर e की पावर t है ना भाई, ये हमेशा ऐसा ही रहता है, तो e की पावर t की जगह e की पावर t लिखा जाएगा। यहाँ पर देखो पावर में घात में, तो घात वाला रूल लगेगा, और रूल ये कहता है घात को आगे उतारो, तो 2 को आगे उतार दिया, t लिख दिया, और एक घात कम कर दो, तो 2 में से 1 कम कर दिया तो कितनी बची 1, और ये तो कांस्टेंट है, इसके आगे तो t नहीं है भाई, t के साथ करना तो t होना चाहिए था ना, t नहीं है तो ये हो गया 0, कांस्टेंट की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो बल का जो फॉर्मूला है ना भाई निकल के, वो आया e की पावर t प्लस 2t, ये आ गया भाई। ठीक है, अब देखो कब चाहिए, जब t बराबर 0, कब चाहिए, जब t बराबर 0 तब बल चाहिए भाई, कोई बात नहीं। f बराबर हम लिखेंगे e की पावर t को हम लिख सकते हैं 0 प्लस 2 इंटू टी की पावर 0। देखिए e की पावर 0 है ना भाई, तो किसी की भी पावर 0 होती है। अच्छा ये इसने ऐसे लिखा है, ये मैथ्स मैंने चालू कर रखा था इसलिए ऐसा आ गया। चलो e की पावर 0 है ना भाई, तो ये 1 होता है, किसी की भी पावर 0 1 हो जाता है। वो तो मैंने क्या है, मैथ्स वाला जो सॉल्वर है वो इसमें एक्टिव था इसलिए ऐसा वैल्यू दिखा दिया। ठीक है, और ये हो गया 0, तो एफ की वैल्यू आपके पास कितना आया, 1 न्यूटन, ये मेरे फोर्स की वैल्यू हो गई। तो मेरा ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में हम इतनी बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम और सवालों पे डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, 20-22 मिनट का हो गया। तो नेक्स्ट क्लास आपको मिलेगी, उसमें इसके आगे के क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।